science background. All bad mentals are non-science. आपको छोड़ के और बाकी non-science background के कितने लोग इसमें हिस्ट्री के? हिस्ट्री का कोई है? अगर हिस्ट्री का कोई नहीं है तो मैं फ्रीली बोल सकता हूँ, अदरवाइज मुझे थोड़ा डर है। And which medium would you like to have my lecture in? Bilingual. So I will try to lecture in bilingual mode whenever possible. So I will just start with this figure itself. This figure is totally wrong. Why? This cartoon, rather I should say, this cartoon is totally wrong. Why? Sir, वो last के दो pictures. That is not showing the evolution. और कुछ? मैं थोड़ा लंबा लेक्चर लूँगा, आप लोगों का लंच पीरियड होगा। So सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी जो है वो जेंडर। होल आउटलाइन ऑफ माय प्रेजेंटेशन। लेट मी काइंड ऑफ कन्फेस कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं विद्वान नहीं हूँ। जो कुछ भी मैंने सीखा है इन्वायरमेंटल साइंस की किताबों या इत्यादि की किताबों में, जब हम हिस्ट्री खोजते हैं, हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि वो हमको सिखाती है कि पास्ट में गलतियाँ हमने क्या किया है और आगे हम कैसे उन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। शायद हम अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मेरा मानना है, जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, हाई स्कूल में था या प्राइमरी स्कूल में था, तो पहला चैप्टर हर किताब का हिस्ट्री टाइप का होता था, तो मुझे समझ नहीं आता इसको पढ़ने से क्या था। आज मुझे समझ में आता है कि वो कॉन्टेक्स्ट था, उस कॉन्टेक्स्ट के बिना हम कोई भी साइंस हो, इवन मैथमेटिक्स हो या कोई भी साइंस की ब्रांच हो, आप उसको प्रॉपर्ली एसिमिलेट नहीं कर पाएंगे, अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो उसी भाव से मैं इसको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आपका ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, रिफ्रेशर प्रोग्राम है, और टॉपिक एनईपी था। एक्चुअली शुरू में मुझे, बाद में जब मैंने पूरा देखा शेड्यूल, तो मुझे लगा मैं 8 महीना आउट हूँ। वही मैं शायद आगे जस्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। मैं जस्टिफाई इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आई वॉज पार्ट ऑफ वन ऑफ द मेंबर्स, जो उन्होंने इन्वायरमेंटल स्टडीज का नया करिकुलम जो एनईपी के हिसाब से बना है, वो उसका मैं एक कोर मेंबर था। रादर मैंने 60% मैंने ही लिखा, 40% बाकी लोगों ने लिखा। बट इन दैट होल वन यूनिट इज ऑन दिस, कि हमने इंसिस्ट किया कि हमको हिस्ट्री जाननी है और एक पूरी यूनिट हम इसकी रखेंगे कि हाउ मैन चेंज। सो वो एक आउटलाइन थी। अब हम एक ब्रीफ स्नैपशॉट है, ये बहुत सिंपल सा है और कि ये -10,000 है। हम 2020 में रह रहे हैं, तो 12,000 साल पहले का वो पहला जो जीरो इसका है वो 12,000 साल पहले का। उसके बाद हम आते हैं धीरे धीरे, जीरो जो है वो जो 80 हो जाता है ना। उसके बाद हम 2000 तक का ये है। उसके आगे का स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई करके इस लेक्चर में नहीं देने की कोशिश करता हूँ कि उसको तो आपने जिया है। 2000 के बाद हम क्या विद्वता वाला भाषण दीजिए, आपने जिया है, उसको आप जानते हैं सारी चीज़ों को अखबार से, मीडिया से, और आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो हम उसके पहले तो शुरू में जो है वो अर्ली एग्रीकल्चर ऐसे आता है, मैं 2-3 स्लाइड्स में बताऊंगा। और ये सेमी नोवेटिक कीड़ा है, उसके पहले हंटर गैदरर्स। हम शुरू करेंगे हंटर गैदरर से, फिर हम सेमी नोवेटिक कीड़ा में आएंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जगह जगह शूट किया है जो पॉपुलेशन है ग्लोबल। हंटर गैदरर के टाइम, मैं स्लाइड में बताऊंगा आपको, पूरे अर्थ में ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो आज जितना बेंगलोर की पॉपुलेशन है उतनी थी। हम बात कब की कर रहे हैं? हार्डली 14,000-15,000 साल पहले की बात। इमेजिन करिए कि 15,000 ईयर्स बैक हमारे अर्थ पे ह्यूमंस कितने थे? बेंगलोर जितने।
अब कितने हैं यू कैन जस्ट इमेजिन। तो कितना प्रेशर बढ़ा है, बस उसको अप्रिशिएट करने के बाद उसके बाद आप जहाँ पे भी शूट हो रहा है आप देखिएगा एक कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जैसे पहला आप शिफ्ट कर रहे हो मेटल एज में कॉपर, फिर थोड़ा आगे बढ़िए व्हील का वो होता है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है हो जाएगा, क्लियर है आपके वो, ठीक है उसकी जरूरत नहीं है। व्हील है नहीं, खाली हमको लेजर चाहिए, तो व्हील आता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन आई है। व्हील कहाँ डिस्कवर हुई, कोई आइडिया? पहला यूज ऑफ व्हील मेसोपोटामिया में, जो सुमेरियन सभ्यता है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा, वहां पे हुई। लेकिन मॉडर्न व्हील जो है, व्हील दो तरह की होती है, एक व्हील होती है चक्का फ्लैट्स जिसमें कि पूरी लकड़ी है ना, वो व्हील जो है वो जो मेसोपोटामिया में पहली सिविलाइजेशन आया था, सुमेरियन सिविलाइजेशन या उस पीरियड का है, लेकिन वो बहुत प्रिमिटिव व्हील है। उसके बाद दूसरा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या होता है कि रिम एंड स्पोक है ना, तो उससे क्या होता है वेट कम हो गया और फोर्स कम लगेगा आपको रोटेट करने में, है ना। तो वो वाला जो है डेफिनेटली इंडिया का है, ये हिस्टोरियंस ने लिखा है कि ये वाली जो रिम एंड स्पोक वाला जो व्हील कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कॉन्सेप्ट है, वो बाद में इंडियन विद्वानों ने उसको, साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया। ओके, तो व्हील से क्या होता है, व्हील का फायदा क्या है? व्हील का फायदा ये है कि अब आप कोई भी मटेरियल जो अभी 1 किलोमीटर के दायरे तक ले जा सकते थे जानवरों के ऊपर रख के इधर उधर, वैसे आप दिन भर में कितना घोड़े गधे पे आप रख के कितना दूर तक ले जाए, लेकिन जब व्हील हो जाती है तो स्पीड जो है आपकी ऑलमोस्ट मे बी 20 टाइम्स 30 टाइम्स बढ़ जाती है। तो ये जो इन्फ्लुएंस का दायरा जिसको कहते हैं वो दायरा बढ़ जाएगा ह्यूमंस का। तो व्हील ने वो किया। अब प्रोडक्शन सेंटर कहीं भी हो सकता था, वो 50 किलोमीटर दूर भी हो सकता था, खेती 50 किलोमीटर दूर हो रही है, इवन 100 किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन अनाज एक मंडी तक आ सकता है। पहले वो आप इमेजिन करो कि जब केवल जानवरों को यूज करते थे, आप साइड बैग अपने सर पे रख के ले जाते थे तो कितना दूर तक ले जाते थे, 4 दिन लगता था, 5 दिन लगता था। अब उसके बाद एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, इरिगेशन इंट्रोड्यूस हो रहा है। जब सेकंड जो हम दिखा रहे हैं इरिगेशन और वुडन, कोई भी जो कृषि से संबंधित होगा या उसके घर में खेती होती होगी, बैकग्राउंड होगा या एग्रीकल्चर को थोड़ा समझते होंगे तो आप जानते होंगे कि इरिगेटेड क्रॉप और रेनफेड क्रॉप में लगभग ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस होता है यील्ड में, है ना। अगर नॉन इरिगेटेड में अगर आप व्हीट राइस या बार्ली मेज लगाओगे तो 3-4 टन पर हेक्टेयर होगा। उसी वैरायटी को अगर इरिगेटेड में लगाओगे या सिमिलर टाइप के क्रॉप्स को तो आपकी उपज दूनी हो जाएगी। तो क्या हुआ, इरिगेशन से क्या हुआ, सरप्लस हो गई, काम बढ़ गया ना। फिर उसके बाद प्लाइंग हो रही है, आपको पता है कि ऐसे बीज बोना या उसको जुताई करके बोना, फिर यील्ड बढ़ेगी। फिर वो जो फ्लो था वो वुडन था। फिर क्या हुआ, हम ब्रॉन्ज की ओर जाते हैं, आयरन की ओर जाते हैं। तो आयरन जब इंट्रोड्यूस हो रहा है, देन यू हैव मेटल एज फ्लो। तो अब जो हल है आपका उसमें मेटल आ जाता है, आयरन आ जाता है। जब आयरन आ जाता है तो आप डीपर जुताई कर सकते हो, फिर एक चेंज हो रहा है, यील्ड बढ़ेगी। आप जस्ट एक मामूली किसान की तरह से सोचिए, एक है कि आप ऐसे
घेर के या स्क्रैप करके डाल रहे हो, सिंचाई नहीं कर रहे हो, एक सिंचाई कर रहे हो, उसके बाद सिंचाई के बाद फिर आप गहरी जुताई कर रहे हो, फिर उसमें कर रहे हो, तो हर स्टेप पे आपको ये ज़्यादा ऊपर ज़्यादा मिल रही है। फिर हम आगे जब बढ़ते हैं तो एक और माइलस्टोन आता है वाटर एंड मिल। ये क्या हुआ? उसके पहले क्या था कि जो वो था आपका फोर्स ऑफ एनर्जी, जो सोर्स था वो एनिमल था, आज भी है। जो जो पता नहीं आप लोगों ने देखा, हम लोगों के बचपन में तो गांव में जो कोल्हू होता था, राहट होती थी, बहुत सारी चीजें अब तो सब खत्म हो गया, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है, हमारे घर में भी देखा है, जब बिजली नहीं रहती थी तो राहट से ही। तो एनिमल जो पावर था, नाउ दैट इज शिफ्टेड टू वाटर एंड विंड। एफिशिएंसी फिर बढ़ी, मल्टीपल टाइम बढ़ेगी। जब आप वाटर से भी चलाएंगे या विंड से भी चलाएंगे तो आप जो जानवर से यूज कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन फिर सिस्टम का बढ़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ने क्या किया कि फूड यील्ड बढ़ाई। जब जब वो फूड यील्ड बढ़ाई या प्रोसेसिंग की, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1 टन अनाज जो 100 लोगों के लिए था, अब वो 10 टन होने लगा, तो 10 टाइम्स लोग सर्वाइव कर सकते थे। 100 टन हुआ तो उससे और ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। तो ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर ने मीन्स दिया, और एग्रीकल्चर जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन था। देन फिर कोल आता है। कोल कैसे आता है? एक्चुअली यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है कि एज ऑफ इंपीरियलिज्म आ जाता है। आप देखेंगे ना, सिटीज एज ऑफ एम्पायर्स। तब वो जो ब्रिटिश एम्पायर थी, वो तो बाद में आती है, रोमन एम्पायर थी, इंग्लिश एम्पायर थी, तो उनका इन्फ्लुएंस जो है वो अपनी केवल एरिया में अब इंटर कॉन्टिनेंटल हो गया। वो अफ्रीका को भी ऑक्युपाई करते थे, वो एशिया को भी ऑक्युपाई करते थे, वो यूरोप को ऑक्युपाई करते थे। तो उनका जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस था वो बहुत बड़ा हो गया। जब वो बड़ा हुआ तो उस इन्फ्लुएंस को मेंटेन करने के लिए उनको एनर्जी चाहिए। घर बनाने, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप इमेजिन करो कि घर बनाने के लिए उस जमाने में जब कंक्रीट मोर्टार नहीं होता रहा होगा तो लकड़ी सबसे ज़्यादा यूज होती है। अभी भी यूरोप में जो हम देखोगे पुराने घर जो होंगे, आपने देखा होगा, सारे मोस्टली वुड के बने होते हैं, पहाड़ों पे वुड के बने होते हैं। तो यूरोप में हुआ क्या कि उस पीरियड तक शिप बनाने के लिए जब इंपीरियलिज्म हुआ और एम्पायर्स एक्सपेंड करने लगे तो उनको शिप चाहिए समुद्र में जाने के लिए। तो फॉरेस्ट, वृक्षों की कटाई हुई, so deforestation started, and up to that time, just before coal, almost whole of the Europe was denuded out of forest. फिर फॉरेस्ट बचा ही नहीं उस पीरियड, ठीक है। तो क्या हुआ, उनके पास एनर्जी क्राइसिस हुई। जब एनर्जी क्राइसिस हुई तो दे शिफ्टेड फ्रॉम वुड टू, पहले पीट पे गए। पीट होता है जो कि दलदल में कार्बन, ये जो वेजिटेशन है बहुत सालों तक रह जाता है, तो एक मैट जैसा मोटा मोटा बनाता है, उसको काट के आप उसको एनर्जी की तरह से यूज कर सकते हैं। शुरू में पीट यूज किया, बाद में कोल यूज किया। तो जब वो कोल यूज शुरू किया तो दैट इज स्टार्ट ऑफ इरा फॉसिल फ्यूल्स, है ना। उसके पहले क्या था, पूरा एनर्जी सोर्स आपका, चाहे वो लेबर था, एनिमल लेबर, मैनुअल लेबर और विंड एंड वाटर, कहीं कोई फॉसिल फ्यूल नहीं था। तो फॉसिल फ्यूल शिफ्टिंग जो हुई है वो प्लेजर के लिए नहीं हुई है, मजबूरी में हुई है, ये समझना होगा। क्योंकि जंगल बचे नहीं, घर को गर्म करना है, यूरोप में बर्फ पड़ रही है, आपको कुछ न कुछ तो चाहिए जलाने के लिए। तो आप एक बहुत सारे लोगों ने जैसे डेविड कॉपरफील्ड पढ़ा होगा, उस तरह उस जमाने की जब इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हो रही थी, तो ऐसा है कि कोल निकालना बहुत प्रेजेंट काम नहीं होता है, और वो भी अंडरग्राउंड कोल माइंस। अगर आप देखेंगे तो दुनिया का सबसे हेलिस जो जॉब होती है वो कोल माइनर्स की होती है। उस जमाने में भी होती थी, आज भी है। आप इमेजिन करो 1 किलोमीटर नीचे, आधा किलोमीटर नीचे आप जाके और फावड़ा चला रहे हैं और उससे आप कोल ऊपर ले आ रहे हैं,
तो बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं थी, बट मजबूरी थी क्योंकि एनर्जी नहीं थी, आपके पास लकड़ी नहीं थी, तो आपको कोल पे स्विच करना पड़ा। When you shifted to coal, again a new thing emerged. न्यू थिंग क्या हुई? एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ। अब आप इमेजिन करो कि आप एक्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए आपको वाई क्वांटिटी ऑफ लकड़ी लगाना पड़ रहा है। कोल कंडेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो आपको घर में 1 टन लकड़ी रखनी थी साल भर के लिए, तो आप 100 किलो भी कोल रख लेंगे तो उतना ही एनर्जी मिलेगी आपको, है ना। तो आप एनर्जी जो है वो कंडेंस हो गई। जब कंडेंस हो गई तो शिप्स की जो नेविगेशन की कैपेसिटी थी, जहाँ पहले वो मैनुअल लेबर यूज करते थे या लकड़ी जलाते थे, वो बढ़ गया। आप स्टीम इंजन यूज करना शुरू कर दोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं से स्टार्ट हुआ। और शिप्स में आपने कोल यूज करना शुरू किया। कोल इज ए वेरी कॉम्पैक्ट कंडेंस एनर्जी सोर्स। तो आपका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फिर बढ़ेगा, फिर व्यापार बढ़ेंगे, तो उसका इन्फ्लुएंस हुआ। फिर स्टीम इंजन आया, फिर अगेन एक इनोवेशन हुआ फर्टिलाइजर का। ये रफली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट पार्ट होता है। हैबर-बॉश प्रोसेस जो लोग केमिस्ट्री के यहाँ जानते होंगे, और कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए उन्होंने एयर से नाइट्रोजन कैसे फिक्स करेंगे उसका प्रोसेस डेवलप किया। उसके पहले आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में केवल जो नेचुरल सोर्सेज थे, चाहे फास्फोरस के सोर्स हो चाहे आप यूज करते थे, आप सिंथेटिक केमिकल्स यूज करने लगे। इमेजिन करो कि किसी खेत में आप यूरिया नहीं छिड़क रहे हैं तो पैदावार क्या होगी, यूरिया छिड़क रहे हैं तब पैदावार क्या होगी। फिर 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी बढ़ी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो आप ज़्यादा पॉपुलेशन सपोर्ट कर सकते थे। ये पूरा ऐसे लगता है ना कि ये जो ह्यूमन के पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी है वो एग्रीकल्चर इनोवेशन से बहुत क्लोजली आप लिंक कर सकते हैं चीज़ों। फिर उसके बाद आपके पास पेस्टिसाइड आ गए, दुनिया भर की चीज़ें आ गई। फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंटीबायोटिक्स आ गए। माइंडेड एक इनोवेशन जिसकी बात करेंगे, प्लास्टिक आ गए। सारे उस समय मिरेकल माने गए। आज सारे जो है वो पॉइजन, चाहे वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी है आपका डीजल पेट्रोल है, सब ये सब माइलस्टोन थे ह्यूमन एवोल्यूशन में, जिनको लगा कि अब दुनिया जो है वो बहुत कंफर्टेबल होने जा रही है, बहुत अच्छा होने जा रहा है, सारी चीजें अच्छी होगी। तो उस समय ठीक था। अब जो सिचुएशन है वो यही है। ये बेसिकली समरी है जो मैं कहने जा रहा था। तो समरी में ही आधा घंटा मेरा निकल गया। ओके, तो हाँ, माय हाइपोथेसिस इज दिस, जिसको मैं बिल्ड करना चाहता था या करना चाहता हूँ। एनवायरमेंटल चैलेंजेस आर नॉट न्यू। ओके, सो एंशिएंट टाइम्स में भी मैंने बताया डिफॉरेस्टेशन होता था, पूरा यूरोप रिन्यूड हो गया। आज यूरोप जो है वो बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्री से भी बेटर फॉरेस्ट है वहाँ। सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, सैलिनाइजेशन, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, मैंने बताया पूरा मेगा फाना एक्सटिंक्ट हो गई पूरे मोस्ट ऑफ द आइलैंड से पूरे वर्ल्ड में, वो मेजर एक्सटिंक्शन था। प्री इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो था वो ग्रेजुअल था, वो स्लो इन्फ्लुएंस था। बट बाद में जब इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी होती है, आप कोल यूज करने लगते हो, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हो, देन इट बिकम्स ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, एक्सिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, टॉक्सिक वेस्ट, ऑल दीस थिंग्स आर। तो हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग फोकस करते हैं वो लास्ट वाले पे। तो मेरी सिंपल हाइपोथेसिस आपके लिए ये है, या मैसेज ये है कि हम यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मैन और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले जो है कोई मॉडर्न चीज नहीं है, और डिस्ट्रक्शन जो है वो मॉडर्न चीज नहीं है, हमेशा होता है। बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट, वी हैव टू, कि ऐसा नहीं है ना कि हमने अब अमेरिका ने कोई गलती की या यूरोप ने कोई गलती की तो हम उसको रिपीट करें। हमको उसको आप देखें अगर प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री वर्ड से, अब हम हिस्ट्री पे जाते हैं प्रॉपर। तो प्री हिस्ट्री टू 10,000 बिफोर कॉमन एरा,
मैंने बताया यही माइलस्टोन है जहाँ से एग्रीकल्चर के जस्ट पहले की कहानी है, जब एग्रीकल्चर इन्वेंट होता है उसके जस्ट पहले की। सो स्मॉल पॉपुलेशन, आई एम ऑलरेडी टोल्ड, नॉट मोर देन ग्रेटर बेंगलोर, हंटर गैदरर लाइफस्टाइल। हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में हंटर गैदरर का क्या मतलब होता है? हंटर मतलब जानवरों का शिकार करना, गैदरर मतलब फल फूल कंदमूल कलेक्ट, ठीक है। तो यही ह्यूमन का सर्वाइवल का मीन्स था। बहुत सारे हिस्ट्री की, प्री हिस्ट्री की किताबों में या बहुत सारे जगहों पे अगेन डिसप्रपोर्शनेट रोल ऑफ मेन दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि फीमेल्स हंटर्स नहीं थी। अभी जो रिसेंट एविडेंस मिल रहे हैं उसमें ये भी है कि फीमेल्स उतने ही बढ़िया हंटिंग करती थी, लेकिन उनको एक स्टीरियोटाइप है, शुरू से ही दिखाया गया कि वो केव्स में बैठ के बच्चे पालती थी और मेल्स जो है वो जंगल में जाकर शिकार करते थे और शिकार करके ले आते थे। वो मतलब घर संभालना, बच्चे पालना, ऐसा हंटर गैदरर तक ऐसा कुछ नहीं था। बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीबडी वाज कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। सो बट दे हर प्रिमिटिव सोसाइटी, जिसको प्रिमिटिव मैं कोड में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मतलब लिटरेरी सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, कि उनके अपने एक संस्कार होते हैं, टैबूज हैं, बिलीफ्स हैं, वो सब है जो कि नेचर के कंजर्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो संस्कार आज भी पास ऑन होते गए हैं। हम सो कॉल्ड डेवलप्ड सिविलाइज्ड सोसाइटी हो गए हैं। आज भी हमको कहा जाता है कि सावन में मीट मछली नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए भाई? बताइए। फिश की हैचिंग होती है। और बाकी मान लो हिरन का शिकार कर रहे होंगे, अभी तो बकरा और मुर्गा तो बहुत बाद की चीज आई, पहले तो हिरन और सुअर का शिकार करते रहे होंगे। तो इमेजिन करो कि 3 महीने गर्मी थी, एक एक तिनका नहीं मिल रहा था खाने के लिए, अचानक सावन आया, मतलब बरसात शुरू हुई, अब हिरन का बच्चा है। ज्यादातर एनिमल्स में आप देखोगे ना कि प्रोडक्शन साइकिल भी जो है वो सिंक्रोनाइज्ड होती है। मैक्सिमम फूड जब मिलता है उस समय उनके बच्चे पैदा होते हैं, ये पूरे नेचर में है। तो अब जब इस समय कोई एक हिरन का बच्चा है, अगर भाई आप 2 महीने के बाद रुक जाओ तो अभी वो 5 किलो का है, 25 किलो का आपको मिलेगा। जस्ट 2 महीने रुकेंगे, अभी मार दोगे तो आपको कम मिलेगा, 5 किलो मीट मिलेगा, है ना। 1 महीने बाद मारोगे तो 50 किलो मीट मिलेगा। या फिश का है, अभी मार दोगे तो 1 फिश मिलेगी आपको, 1 महीने रुक जाओ तो आपको 500 फिश मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट यही था, सावन में मीट नहीं खाना चाहिए। फिर आपके पास नवरात्रि 2 है। मैं उन्हीं ये सब उसी पुराने जमाने की सब परंपराएं हैं। क्यों नवरात्रि होती है, किस समय होती है? एक सर्दी नवरात्रि होती है, एक जो है दोनों का इमेजिन करिए क्यों होती है। और सिमिलर काइंड के प्रथाएं जो है हर जगह होती है। मुस्लिम्स में रमजान होता है, रमजान, क्रिश्चियन में लेंट होता है, 1 महीना वो भी बहुत मिनिमम भोग विलासिता सब कुछ छोड़ देते हैं, एकदम मिनिमम फूड पे रहते हैं। मुसलमानों का आप जानते हैं, हमारे यहाँ शायद हम 1 महीना लगातार रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने 2 बार कर दिया कि चलो इतना भूखा रहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम से ही 1 महीना बनाते हैं। क्यों बनाया? बाकी स्लाइड होती रहेगी, पहले 10 ठीक है। आप इमेजिन करो कब है वो सर्दी नवरात्र, उस समय होती है जब आपकी क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट पकने के लिए तैयार है। इमेजिन करो कि अभी नवरात्रि शुरू होगी तो आप जाइएगा तो धान की फसल जो होती है वो पकने उकने के लगभग नजदीक होगी। इमेजिन करो कि इस पीरियड में एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन नहीं हुआ था और फूड की स्कार्सिटी हो जाती है हर सीजन के बाद। लास्ट 1 महीने 1.5 महीने खाना बहुत कम होगा। तो हमारे पास उपाय क्या है? या तो सब खा के मर जाओ, अगले 4 महीने कुछ नहीं मिलेगा, या तो आप कुछ सेक्रीफाइस करो। तो आप नवरात्रि में भी आप देखोगे बच्चों और महिलाओं जो मतलब चाइल्ड एक्सपेक्टिंग लेडीज हैं उनको छूट रहती है ना। बाकी सबको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप नवरात्रि का व्रत रखिए। उससे क्या होता है? इमेजिन करो कि
एक कम्युनिटी में 100 लोग हैं जिनमें कि आप 10 लोगों को एग्जेम्प्ट कर दे रहे हैं, 90 लोग जो है 15 दिन नहीं खा रहे हैं, तो उन 10 लोगों या बाकी लोगों का फूड अवेलेबिलिटी कम से कम आप 1 महीने बढ़ा दे रहे हो ना। और फल फूल खाओ, फल फूल पे तो कोई वैसा प्रॉब्लम थी नहीं। तो ये दोनों जो नवरात्रि होती हैं आपकी, वो एक बार जब व्हीट पक रहा होता है तब होती है, एक बार जब राइस पक रहा होता है तब होती है। इमेजिन करो कि अगर ये सब इस तरह की चीजें नहीं रहती तो अटपका राइस, अटपका गेहूं, भूख से बच्चा रो रहा है हिंदी वालों ने तो वो काट ले आते। आप एकादशी के पहले गन्ने की नहीं वो किया जाता है। आप ये सब सोचो कि ये सब बिलीव्स है, ये ट्राइबल शुरू से ही आए हुए, पीपल नहीं काटना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं। सो these are things which are very well connected with the lifestyle, the resource availability, and in order to prolong survival of the whole of the society or community. तो ये सब चीजें पहले से भी थी। पहले क्या था, हंटर गैदरर्स थे, पॉपुलेशन कम थी, आपका एरिया इंफ्लुएंस बहुत कम हुआ करता था, आप इन चीजों को बड़े आराम से करते। अभी तो पहला हमने बता दिया, लिमिटेड ट्रेड होता था, ट्रेड नहीं बहुत होता था, सेल्स, अंबर, इक्विपमेंट्स ये हमेशा रहा है। देन होम टेरिटरीज मैंने बताया कि जो होती है उनकी कुछ एरिया, आपका एरिया से 1 किलोमीटर के पास ज़्यादा नहीं हो सकता अगर आप हंटर करते रहते हैं। सवेरे घर से निकलिएगा, शिकार करके शाम तक लौट आना है। अगर शाम तक आप नहीं लौट आए तो कभी नहीं लौट आए, यही होगा ना, जंगल में जानवर होंगे, प्रॉब्लम होगी ऐसे। एंड लास्ट जो है वो बहुत डेंजरस सेंटेंस है, मोस्ट नॉलेजेबल एंड स्किलफुल पीपल इन हिस्ट्री। हमको ये कभी मुगालता नहीं होनी चाहिए, वाला सही वर्ड होगा, तब हमको ये भाव कभी नहीं आना चाहिए कि हम सबसे डेवलप सोसाइटी हैं। वो जो खाते थे उनका नॉलेज जितना था उतना आज हमारे पास किसी का। आप में से किसी को मैं पूछ दूंगा कि 50 पेड़ों का नाम बता दीजिए, 10 क्रॉप वैरायटी बता दीजिए, 20 चिड़ियों का नाम बता दीजिए, आपको आधा घंटा लगेगा और उसके बाद भी नहीं आप बता सकते। उनको वो जानना पड़ता था। अगर वो नहीं जानते कि शेर इस एरिया में आता है, जानवर पर हिंसक है, ये पौधा जो है पॉइजनस है, इसमें इस समय फूल आता है, इसमें फल आता है, सब अगर वो नहीं जानता तो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो नॉलेज वाइज दे वर मोर नॉलेजेबल अबाउट नेचर, अबाउट देयर सराउंडिंग्स, कहाँ पानी आएगा, कब पानी बरसेगा, कब नहीं बरसेगा, कब फूल आएंगे, कब फल आएंगे, देयर सर्वाइवल डिपेंडेड। डिफेंस मैकेनिज्म्स, ऊँट का अगर आप लीजिए, वो जितना बढ़िया खाते थे आज हम नहीं खा रहे, डेफिनेटली नहीं खा रहे। जो जिस तरह इमेजिन करो आपकी वो जो खाना खाते रहेंगे, कंदमूल, फल फूल, न्यूट्रिशन वाइज वो आप क्या, आप एम्प्टी कैलोरी लेते हो। राइस व्हीट, आप 70% कैलोरी आपकी राइस व्हीट से आती है। बाकी टमाटर 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, क्या है, कितना सपोर्ट करोगे, आई डोंट नो। ये भी एक ट्रेजेडी है कि टमाटर, आप गर्मी में टमाटर गोद रहे हो मई जून में, आप इमेजिन करिए अपना बचपन, इतनी 2 महीने बाद टमाटर मिलता था, उसके बाद कोई खोलता था टमाटर, कोई गोभी गर्मी में खोलता था। अब तो जब वो गोभी 5 रुपया की एक मिलती है मैम, तब आपके यहाँ नहीं बनती होगी, लोग कोई पसंद ही नहीं करते। जब वो 50 रुपए हो जाती है तब वो फरमाइश होती है कि नहीं अब गोभी ही बनी। तो आप इस समय तो ये सब चीजें जो है हमारी challenges हैं। More rewarding life, original affluent society, okay, white, very tight, मैंने बताया, 60 working weeks, एक दिन बढ़िया बड़ा 50 किलो का हिरन मारो, 4 दिन मौज करके तो क्या होता है, उलाला टाइप का वो गाना बजाओ और वो करो, कैंप फायर करो। आज जो है वो हम, कल मैं 8:45 बजे अपने घर पहुंचा रहा, मीटिंग करते 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 दिन भर लगा हुआ। आप लोगों के भी साथ यही होता है। आप बनारस में जो लोग हैं उनको तो थोड़ा इजी भी है, जो दिल्ली जैसे शहरों में हैं वो 1 घंटा सुबह कम्यूट करने के लिए, 1 घंटा शाम को कम्यूट करने के लिए आप
बम्बई जैसे शहरों में तो मुझे पता है, मेरे रिलेटिव्स कुछ रहते हैं, उनके बच्चे तो पिताजी कब आए और कब गए वो देख ही नहीं पाते। जब कभी कोई छुट्टी होती है तो एक लगता है कि 1 महीने बाद पिताजी का चेहरा दिखती है बच्चे। सो इमेजिन करो कि उनकी लाइफ क्या रही हो, रेयरिटी ऑफ इन्फेक्शंस, उनको कोविड होता रहा होगा, उनको ट्यूबरकुलोसिस होती रही होगी, क्योंकि वो उतना नंबर आपस में मिक्स ही नहीं करते या इंटरकॉन्टिनेंटल वो मूवमेंट ही नहीं होती, तो उनकी बीमारियां जो होती थी वो लोकल होती थी केवल। जो वायरस के स्प्रेड वाली होती है, बैक्टीरियल स्प्रेड वाली होती है, इस तरह की नहीं। बट दे लिव्ड इन harsh and unforgiving environment. Again, I wonder whether I am living in a more comfortable environment than them or not. जो यहाँ हालत है, आप एसी में बैठे हुए हो, 10 मिनट बाहर जाके देखिए, जो लोग रह रहे हैं बाहर सड़क पे, जो बेच रहे होंगे, फल मंडी है सामने या सब्जी मंडी है, वहाँ पे आप आधा घंटा नहीं खड़ा हो सकते इस समय, लेकिन 1000 लोग वहाँ खड़े होंगे। ओके, सो कुछ जो साइकोलॉजी है जो हार्ड वायर्ड होती है वो सारे एनिमल्स में होते हैं। ये केवल ह्यूमन बीइंग्स में हम एनिमल बिहेवियर पढ़ाते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो बताया जाता है कुछ इननेट बिहेवियर होते हैं। वो बिहेवियर ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वायर हैं, आपको उसको किसी को सिखाना नहीं पड़ता। बच्चा पैदा होते ही माँ का दूध पीने लगता है, कोई सिखाता नहीं है। वो सांस लेने लगता है, कोई सिखाता नहीं है। उसको पानी पिलाना हो बच्चे को, तुरंत तो पानी निकलने लगता है, कोई सिखाना नहीं है। जानवर का बच्चा तुरंत खड़ा होके, आप देखेंगे मिनट में खड़ा होके वो चलने लगता है, कोई सिखाता है उसको चलना? आदमी का बच्चा तो सबसे वल्नरेबल एनिमल, मतलब उस तरह का इमेच्योर आउटपुट जो है ना, वो रेयरली किसी जानवरों में है, जितना कि ह्यूमन बीइंग्स का है कि 1 साल 2 साल 3 साल आपको पेट से निकलने के बाद पालना पड़ता है, तब वो सरवाइव कर सकते हैं नेचर। ओके, सो there are many behavior which are hardwired because of hunter-gatherer psyche, जैसे fight or flight, है ना, कि आप कोई खतरा आता है तो आप क्या करते हो? तुरंत एक रिएक्शन होता है ना। आप नहीं, कितने लोगों ने देखा होगा बचपन में, जैसे हम गांव में जाते थे, मेड़ों से स्कूल जा रहे हैं, अचानक एक सांप आ गया, तो देखते थोड़ा थे कि सांप है कि केचुआ है, पहले तो पूरा आप पीछे हटते हो, है ना। वो कोई किसी को बताना नहीं होता है। अभी मैं एक एनिमल बिहेवियर की किताब पढ़ रहा था, ये पूरे प्राइमेट्स में है सांप से डरना, पूरे प्राइमेट्स में। इवन कहा जाता है कि जैसे साउथ अफ्रीका में यूज करते हैं, वहाँ वो कुछ प्राइमेट्स हैं, पार्टिकुलरली जैसे मंकी है, मंकी से रिलेटेड कुछ और भी है, तो वहाँ पे हमको बताया गया कि मैंने पूछा कि इतना आपका एक्सपेरिमेंटल स्टेशन था ग्रासलैंड का कि ये सब डिस्ट्रॉय करते हैं, तो कैसे आप बचाते हैं? एक नकली सांप रख देते हैं, फिर वो आते ही नहीं। ठीक है, वही मैंने सोचा, मेरे घर में बंदर आते थे, मैंने सांप का उसको रख दिया, बंदर से मिला कि डर जाएंगे, एक आध बार तो डरे, दूसरी बार ऐसे ऐसे करके फिर वो खेलने लगे। बट ये होता है, आप एनिमल से डर, आप इमेजिन करो जंगल में जा रहे हो, बच्चा हो बड़े हो कोई भी हो, अब आप सोचने लगो कि ये शेर है कि सियार है, तब हम पीछे हटेंगे। आपको डरना है, पहले पीछे हटना है, वो हार्ड वायर है आपका। तो फाइट और फ्लाइट जो है ना, आपका एक तरह से इनेट रिस्पॉन्स है। देन गॉर्जिंग जीन, खूब खाओ। आप कितने लोगों के घरों में होगा, डायबिटिक लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रिज में मिठाई और चॉकलेट रखा हो और वो 2-3 दिन बचा रह जाता है। बच्चे हो तो भी, नहीं हो तो भी। आप भी जाते होगे, रात में प्यास लगी, पानी पीने गए, अगर आपको सूट कर रहा है तो आप फ्रिज खोल के खा लेते। क्यों ऐसा करते? स्वीट के लिए ये ह्यूमंस में क्यों है ऐसा? इसका भी इवोल्यूशनरी रीजन ये है कि जब पहले ये होता था कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि डेली हिरन मार सकें, है ना, या जरूरी नहीं है कि हर बार आप जंगल में जाएं तो इनफ फ्रूट आपको मिल जाए।
या कंदमूल मिल जाए, तो आप वो क्या करते हैं, जब भी कोई पेड़ मिला जिसमें खूब ढेर सारे जामुन है, आम है, तो आप क्या करोगे, जितना खाना हो खा सको, जिससे कि हम 4-6-10 दिन का जो अगर हमारे गैप भी रहे तो वो हम सर्वाइव कर सकें। तो जो स्वीट और स्वीट फ्रूट्स के इनटेक का जो एक क्या बोलते हैं क्रेविंग जो होती है, वो हमारी हेरिडिटरी मतलब इवोल्यूशनरी है, और वो उसका डिफेंसिव रीजन है कि हम अगर कोई भी लीन पीरियड होगा तो हम नेचर में पहले होता था 4 दिन लीन है, फिर नहीं मिला, फिर आपने खाया नहीं खाया, तो वो जब के दबा के खाने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो पूर्वांचल में ये बहुत कॉमन है कि अगर कोई भोज भात हो रहा हो तो थोड़ा दबा के खाओ, और मीट हो तो पूरा बकरा खत्म हो जाए तो पता ही नहीं चलता। तो ये सब आपकी इवोल्यूशनरी चीजें हैं। देन एंशिएंट कम्यून थ्योरी, ये जो इनफिडेलिटी है ह्यूमंस में, जो भी है हम उसको डिटेल नहीं जाना चाहते, बट वो भी एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी, मतलब ये कहते हैं कि अपनी जीन्स को प्रोपेट करने के लिए सब चीजें होती थी, एनिमल्स में ज्यादा नहीं। देन वी कम टू द हंटर गैदरर से हम आते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। मैंने बताया कि 10,000 ईयर्स से लेके 10,000 to 400 BC के आसपास का ये पूरा एग्रीकल्चर का जो मॉडर्न डेवलपमेंट है। 10,000 BC का मतलब हुआ 12,000 से लेके लगभग 13-14,000 साल पहले की बात है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर हम बात करेंगे। एग्रीकल्चर हुआ तो एग्रीकल्चर के लिए खेत चाहिए, खेत चाहिए तो आप लैंड क्लियरिंग करोगे। लैंड क्लियरिंग कहाँ हुई ज़्यादा, या तो जो दोआब एरिया होता था, जो दो नदियों का एरिया है जिसमें कि फ्लडिंग, इनफ्रीक्वेंट फ्लडिंग होनी चाहिए, हर साल बाढ़ आएगी तो वहाँ पॉपुलेशन नहीं रहेगा। इंडो गंगेटिक प्लेन जो है ये जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये बहुत बाद में इनहेबिट हुआ, बहुत बाद में। जब आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तब ये सब पूरा जम्बू द्वीप था, मार्सी लैंड। अभी भी अगर आप आज ये पैलियोबॉटनिस्ट से किसी बात करेंगे तो कहेंगे कि ये बहुत ह्यूमंस का इनहेबिटेशन इन सब एरियाज में, मतलब एक दलदल वाली एक एरिया थी ये, जो बनारस है आसपास का, जो पूरा इंडो गंगेटिक। और जम्बू द्वीप इसलिए बोलते थे कि जामुन, याद है ना मगर और बंदर वाली कहानी, कि वो एक द्वीप होता है, बंदर जाता है, जामुन खिलाता है, वो पत्नी कलेजा मांगती है, व्हाटएवर। तो वो ये लोकलाइज कहानी है, यहाँ पूरा इसी तरह का होता था। तो उसको क्लीन करके आपने फिर खेती के लिए बनाया। अल्टरेशन ऑफ इकोसिस्टम, कभी ग्रासलैंड होता था, जंगल होता था, उसको चेंज किया आपने। फिर एग्रीकल्चर की वजह से मैंने बताया कि पॉपुलेशन रोकी, क्योंकि आप एक आदमी 10 लोगों को खिला सकता, पहले हर को मेहनत करनी पड़ती है ना, बच्चों को छोड़ के या जो डिसेबल्ड है उनको छोड़ के सबको मेहनत करनी पड़ती है। तो एग्रीकल्चर कहाँ आई, एग्रीकल्चर आई फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं। पहले ये लगभग ये 9,000 यहाँ लिखा है, अभी जो है मैंने बताया कि 10,000 से लेके 12,000 BC है। ये इसको ये दजला फरात नदी का जो एक मैंने बताया फ्लड प्लेन है, जो दो ईरान इराक का बॉर्डर है, वो जार्गो हिल्स और सब है, तो वहाँ पे दो नदियों का एक फ्लड प्लेन है जहाँ पे कि हर 8-10 साल पे प्योर फ्लड आती। तो एक फर्टाइल एरिया थी जहाँ पे एग्रीकल्चर, कैसे एग्रीकल्चर किसने डिस्कवर किया आई डोंट नो। मेरा तो ये मानना है कि कोई एक कुशल गृहिणी थी, उसने अनाज छुपा के पति के से कहीं रख दिया था, और बाद में साल भर बाद उसने देखा कि पानी पड़ा तो वो पूरा एक साथ उग गया। तो उनको लगा कि ये तो जो हम जात के अलग अलग गिनते थे, उसकी जगह हम एक साथ ही अगर अनाज के बीजों को रख दें तो हमको एक ही जगह से प्लग करना होगा, समथिंग लाइक दैट। वो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, और वो भी शायद किसी महिला ने ही किया हो, क्योंकि अनाज रखने की जिम्मेदारी आज भी हमारे घरों में जो किसकी है। मेरे घर में मेरे पिताजी को कभी पता ही नहीं रहता था कि अगली फसल के लिए बीज है कि नहीं है, वो माँ ही रखती थी और माँ ही बताती थी। जैसे अपने लोगों में इसको जैसे पढ़ा था कि जैसे पहले संग्रह करने की जो प्रवृत्ति हो गई, जैसे फल अब हो रहे हैं अभी फिर नहीं मिलेंगे, तो वो वही संग्रह करके वो जमीन में रखना शुरू कर दिया था।
वही मैं बताने, उसी में कभी पानी बरसा हो आ गया तो उनको लगा कि हम जो अलग अलग एरिया में जाके कर रहे हैं वहाँ से तो एक ही साथ मिल रहा है सब। उसी से एग्रीकल्चर एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी या एक प्रैक्टिस आई। तो ये पहला यहाँ आया। अब 9000 BC। सेकेंड ये है कि जो यांगजी और येलो रिवर बेसिन है ये यहाँ आया। फिर दूसरा आप देख रहे हैं 3000 2000 के करीब ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ आया, इंडीज में, सेंट्रल मैक्सिको। तो आप बट बड़ा मजेदार ये है ना कि इंडिपेंडेंट डिस्कवरी हुई। ये नहीं है कि यहाँ का नॉलेज वहाँ गया, इसलिए इंडिपेंडेंट है कि आप देखोगे तो जो मेन क्रॉप और एनिमल, डोमेस्टिकेटेड एनिमल और दोनों साथ साथ चला है। डोमेस्टिकेशन ऑफ क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दोनों लगभग पैरेलल चला है। तो यहाँ क्या था, जो फर्टाइल क्रिसेंट था वहाँ पे व्हीट बेस्ड इकॉनमी हो गई, जो चाइना था वो राइस बेस्ड हो गया, यहाँ जो है वो मेज बेस्ड हो गया, यहाँ जो है वो एक दूसरा है इधर अफ्रीका में जो है सरगम बेस्ड हो गया। तो लोकली जो लोगों ने अलग अलग क्रॉप्स को अडॉप्ट किया, प्लांट्स को। और साथ ही आप देखिए यहाँ पे क्या है, बोवाइंस जैसे गाय है, बैल है, जेबू है, वो यहाँ आया। यहाँ पे जो है वो बफेलो टाइप की चीजें आई। यहाँ पे दूसरे तरह के एनिमल्स आए, वो आप नाम भी नहीं जानते होंगे, बहुत सारे जो लामा टाइप के उस तरह के होते हैं। वहाँ का डोमेस्टिकेशन इंटायरली डिफरेंट है, यहाँ के एनिमल्स इंटायरली डिफरेंट है। आज भी वहाँ का डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये पिग है जैसे यहाँ पे पिग है, आपके यहाँ नहीं है। तो दो तरह के एनिमल्स थे, एक तो जो जिनको कि आप कंज्यूम कर सकते थे, एक था जिनको कि आप ड्राउट एनिमल जिनको बोलते हैं, जिनको कि आप लेबर के लिए यूज करते थे। तो ये हर जगह हुआ और ये पूरी कहानी 12-14 हजार साल पहले शुरू हुई फर्टाइल क्रिसेंट में, फिर आई और सारी जगहों पे। अगेन मैं कहूँगा एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में पूरा एक घंटे भाषण हो सकता है, तो हम उसको स्किप कर रहे हैं अभी। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। ये 2013 में एक साइंस जर्नल है, इसमें आर्टिकल आई थी। ये वन ऑफ द टॉप जर्नल माना जाता है वर्ल्ड का साइंस कम्युनिकेशन के लिए। ये इसमें दो डेट्स आप लिखी होगी, एक ग्रीन कलर में है, एक ब्लू कलर में। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाली है थोड़ा पुरानी है और ब्लू वाली जो है बाद की है। ये ईयर दिखाया गया है बिफोर पास्ट। इसमें ब्लू वाले वो है जहाँ एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है, वो डेटिंग की गई है। और जो ग्रीन वाला है वो है कि ग्रेन मिले हैं लेकिन एग्रीकल्चर का एविडेंस नहीं है। तो दो चीजें होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर के इवोल्यूशन से या डिस्कवरी से और सिटी से कोई लिंक नहीं है। सिटीज इंडिपेंडेंटली आई और इससे बहुत पहले सिटीज आ गई थी और उसमें कोई वो डाउट नहीं है। तो एग्रीकल्चर और सिटी का कोई रिलेशन नहीं है। बट अगर इसमें देखें तो दो तीन चीजें भी है। एक ये देखिए, ये देखिए, ये 14,000, 11,000। मजेदार है कि ये 14,000 साल पुराना यंत्र है और आज भी आपके किचन में होगा, है ना। इमेजिन करिए कि 14,000 साल पहले का यंत्र आपके उसमें। ये ग्रेनरी थी जहाँ पे कि स्टोर करते थे, और ये जो था जिससे कि आटा बनाते थे, एक कैसे जो चक्की होती है ना उस तरह से उसको नष्ट करने के लिए यूज करते थे। तो इमेजिन करो कि 14,000 साल पहले भी ये सब चीजें थी। और पार्टिकुलरली ये जो खरल है ये एग्जैक्टली वही है जो आज भी हम आप यूज करते हैं, खल। सो नाउ एग्रीकल्चर आ गई। एग्रीकल्चर से क्या हुआ, सरप्लस इकोनॉमी। अब क्या होता है कि राइज ऑफ अर्बन सेंटर्स, इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, अर्ली एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पोल्यूशन फ्रॉम मेटलर्जी। जब आयरन एज में आप जाते हो तो मेटलर्जी करोगे, जब आप आयरन बनाते हो तो लॉट ऑफ स्मोक और सब चीजें निकलेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो इसमें होता है, जब आपको थक जाएगा तो बता दीजिएगा कि अनंत कहानी है, कहीं पे भी हम जाए। तो जब एग्रीकल्चर होता है तो क्या हुआ, आप हंटर गैदरर लाइफ से आप एक सेटलर्ड लाइफ की हो जाते हैं। क्योंकि जब हंटर गैदरर हुआ
तब तो आपको घूमना है। एक एरिया का जंगल के रिसोर्सेज खत्म हुए, दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, दूसरे जगह के रिसोर्सेज खत्म हुए, आप तीसरी जगह मूव कर रहे हैं। लेकिन जब आप एग्रीकल्चर करते हो तो आपको वहीं रहना है, अदरवाइज आपके खेतों की सुरक्षा कौन करेगा? आपको 3 महीने इंतजार करना है, 4 महीने इंतजार करना है, तो तब सेटलमेंट स्टार्ट। और जब आपकी सरप्लस इकॉनमी हो जाती है, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट। जो सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। क्यों? आपके खेतों की रखवाली मैं करूंगा जानवरों से, हम तो खेती वेती नहीं आती है, हमको बस अनाज आप हर फसल में से एक हिस्सा दे दीजिएगा और मैं आपके खेतों की रखवाली करूंगा। मैं आपका नाखून बाल काट दूंगा, जानवरों की सेवा करूंगा। आप हमको, वही मैं कहने जा रहा था। आप आपके बिहाफ पे आपको रोज मंदिर में जाके ईश्वर की पूजा नहीं करनी है, आप हमको अनाज दे दीजिएगा, मैं आपके बिहाफ पे ईश्वर की पूजा करूंगा। आज भी मेरे घर में जो मार्कंडेय महादेव जी के जो पुजारी हैं, वो लोग हर फसल में जाते हैं, उनका अलग से हिस्सा निकाला रहता है, वो लेके जाते हैं। आज भी जो मतलब मैं कास्ट सिस्टम को नहीं कमेंट कर रहा हूँ, बट जो हमारे सोसाइटी में जो धोबी है, नाई है, वो है, उनको आज भी उनका हिस्सा जब भी फसल कटती है उनको दिया जाता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हुआ क्योंकि सरप्लस था, हम अब अफोर्ड कर सकते। पैसे भी नहीं हुआ करते थे। हाँ। जो काम बार्टर नहीं होता था, सारा चीजें बार्टर पे होती थी। पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों ने, हम लोग जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो एक भोपा बजाने वाला आता था, तो बर्फ मिलती थी जो आइस कैंडी होती है। तो मेरी माता जी एक गुरुई बोलते थे, उसमें एक गुरुई अनाज देती थी, उसके बाद आपको वो उसका मर्जी रहती थी कि ऑरेंज वाला देगा कि वो मिल्क वाला देगा, है ना, वो डिपेंड करता था डिमांड एंड सप्लाई पे। तो बार्टर सिस्टम था, आपने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया। नाउ यू हैव ए हायरार्की इन सोसाइटी, somebody is making tools, somebody is making utensils, somebody is defending you, somebody is praying on your behalf. So आपने एक प्रिस्ट क्लास बनाया, एक आर्टिसन क्लास बनाया, एक लेबर क्लास बनाया, क्योंकि वो आप खेती नहीं कर रहे हैं, उनको आप अपना शेयर दे रहे हो, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं। So this was the kind of development of सिटी स्टेट। और आपके पास एक एरिया हो गई जहाँ पे कि आप जाके अपने अनाज ले जाके वहाँ पे आप बर्तन खरीद सकते थे, औजार खरीद सकते थे, तो ये सब चीजें शुरू हो। सिटी स्टेट्स आ गए, हायरार्कीज ऑफ प्रिस्ट, किंग, असेंबली दैट मेक डिसीजन फॉर द लैंड यूज। अब हर जगह हर कोई जंगल काटने लगेगा तो प्रॉब्लम होगी, कोई डिसाइड करेगा ना कि आपका खेत है, आपका खेत है, अदरवाइज एक सीजन आपका है, एक सीजन आपका। ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट होते थे। देन areas under their control were larger than those of the villages, but scale still was very local, city state. So roughly 4,250 years before first empire जो आई, Akkadian empire, ये जो मैं बता रहा था सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, पहला सिविलाइजेशन वही सुमेरियन आया, ये सब मिला के लगभग एक ग्रुप बनता है। तो क्यों हुआ ऐसा? अगर सरप्लस इकॉनमी नहीं तो नहीं। सिविलाइजेशंस की कुछ डिफिनेशंस होंगे, अगर हिस्ट्री के लोग हैं वो जानते होंगे या नहीं जानते हैं, तो आपके पास पहली शर्त यही होती है कि सरप्लस इकॉनमी होनी चाहिए, ट्रेड का कोई मीडियम होना चाहिए, चाहे सिक्का हो चाहे कुछ हो, तीसरा रिटन स्क्रिप्ट होनी चाहिए, और एक कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज होनी चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे थी, है ना, और सारा डिस्कवरी इन्हीं लोगों ने किया था। मैंने बताया ये पूरी इनकी कुनैफॉर्म स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है, ये पूरा स्क्रिप्ट है, इसमें मैसेज है, इसमें डिसिफर किया जा चुका है ऑलरेडी। कैसे डिसिफर किया गया उसकी भी अपनी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने रोजेटा स्टोन का नाम पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है। हुआ क्या कि एक इंटरलिंकिंग, पहले वो जो थी वो क्या बोलते हैं, ये इजिप्ट की जो स्क्रिप्ट थी हेरियोग्राफी, पहले उसको डिसिफर किया। जब हेरियोग्राफी डिसिफर हो गई इजिप्ट वाली, तो उनको एक टैबलेट ऐसा मिल गया जिसमें कि दोनों लिखा हुआ, एक ही चीज एक हेरियोग्राफी में भी लिखी थी, यही चीज जो है कुनैफॉर्म में भी। तो उन्होंने क्या किया, एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने दोनों को
लिंक करना शुरू किया कि इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब नाउ ये पूरा डिसिफर हो गई है और पूरा एक इपिक मिला है। इपिक ऑफ पिलग्रिमेज आपको पता होगा, जो ये नोआज आर्क है या बाढ़ की कहानी है, सारा कुछ है, शिकार है, शेर है, सब कुछ उसमें है। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, और ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगी वो पूरा इपिक। उसमें ये सब भी कि बाढ़ वाला जिक्र है, प्रलय वाला जिक्र है, सब कुछ है। तो पहली स्टोरी रिटन फॉर्म जिसको कि लिपिबद्ध किया गया है वो यहाँ इस सोसाइटी में मिलती है। तो दे हैड सेटल्ड एग्रीकल्चर, they used fertilizer, they had canals for irrigation, they had surplus economy, city began to grow in the city states, so और लाके और ये सब शहर बने। Then social hierarchy आ गई, कोई राजा है, कोई priest है, कोई सैनिक है, of course। Then मैंने बताया कि मोड ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, कोई सिल्वर कॉइन पहली बार इन्होंने यूज करना शुरू किया है। अब तो अनाज नहीं है, आप इमेजिन करो कि एक बोरा अनाज लेके जाके एक फल खरीदोगे और 2 कॉइन लेके जाके खरीदोगे, तो दोनों में बहुत फर्क है। देन इम्प्रूव पॉटर व्हील्स, कुनेइफॉर्म राइटिंग, मैंने स्टोरी बताया कि अब 7th मिलेनियम BC में कहानी लिखी जाती है पूरा नॉवेल की तरह से लंबी। तो दिस वाज स्टेट ऑफ द सुमेरियन सिविलाइजेशन। और सिविलाइजेशन खत्म हुई, क्यों खत्म हुई, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। नॉर्मली ज़्यादातर सिविलाइजेशंस के खत्म होने के, चाहे वो मायन हो, चाहे वो ये सुमेरियन हो, चाहे कोई भी इंडस वैली हो, हर जगह आप उसके तह में जाएंगे तो इन्वायरमेंटल चेंज है, क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे भी हुआ कि जब वो होलोसिन स्टार्ट हुआ, होलोसिन में एग्रीकल्चर क्यों आई, मैं पर्पसफुली उसको स्किप किया था। एक्चुअली होलोसिन में जो आपका इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन थे बहुत कम हो गए उसके पहले से। तो क्योंकि स्टेबल इन्वायरमेंट हो गया तो कोई चीज़ प्रोड्यूस करना इजी हो गया, कंपेयर टू कि जब मन करे तो पानी बरस रहा है, जब मन करे तो सूखा हो जा रहा है, ऐसा नहीं। सो टेम्परेचर से लिंक है, क्लाइमेट चेंज से लिंक है। देन roughly 7000 to 1800 BC सैलिनाइजेशन। आप इरिगेशन करोगे तो सैलिनाइजेशन होगा, हमारे यहाँ भी होता है। इंडिया में जहाँ पे भी नहर गई हैं, जिनके खेत उनके किनारे होंगे, आपको पता होगा कि वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन। और देयर वाज रिकॉर्ड टर्न इनटू वाइट, ये इन्होंने लिख के रिकॉर्ड किया है। देन एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स कर गया इनका बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ द सैलिनाइजेशन। देन सोसाइटी कोलैप्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेबनान के सीडर फॉरेस्ट हुआ करते थे, अभी तो एक हिस्ट्री है, ये इतना बढ़िया जंगल होते थे, बाद में ये सारे खत्म हो गए, ये बिकॉज ऑफ द ओवर यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। मैं लगभग उसी पीरियड की बात कर रहा हूँ, 2600 BC के आसपास। और ये सारा यूज किया जाता था इधर रेजिंग के लिए या बिल्डिंग बनाने के लिए। और ओनली 4 स्मॉल ग्रोव्स आर देयर। इनका बाइबल में भी जिक्र है इन चीज़ों का। तो जो अब्रानिक रिलीजन है उसमें बाइबल बाद में है, उसके पहले जो ज्यूज का है उनका एक होता है टेस्टामेंट 1 2 क्या होता है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। फिर उसके बाद तो वो एक वहाँ पे भी इनका जिक्र है कि बहुत इनफैक्ट जो टेम्पल उनका मेन था वो बना था इसी की लकड़ी। देन वी कम टू roughly इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500। ये मीट हड़प्पन की बात कर रहे हैं। शुरू थोड़ा पहले हुआ था और खत्म थोड़ा बाद में हुआ है। जब पीक पे था उसका ये डेट है। सो यू नो लोकेशन, इसकी हिस्ट्री में बहुत मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, यू नो रीजन्स। और बट जो साइंस करती है मैं बताऊंगा आपको कि ये कुछ साइंस के पेपर्स हैं, प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में आए थे। जो आप ये देखो, ये गुजरात में दिखाई दे रहा है। ये जो है वो अर्ली हड़प्पा, अर्ली एंड मैच्योर है। ऊपर वाला अर्ली है, नीचे वाला लेट है। आप एक पैटर्न देखो, जो रेड डॉट्स हैं वो सेटलमेंट्स हैं। आप देखो कि ये पूरा बिखरा हुआ है, यहाँ तक ये दिखाई दे रहा है। जब लेट आता है 3900 जाता है तो ये पूरा खत्म हो गया।
पूरा शिफ्ट हो गया है, हिमालय की तराई है ना। ये कहते हैं कि एक बहुत 200 साल लंबी एक ड्राउट जैसी सिचुएशन, सूखे जैसी सिचुएशन होती, और उसकी वजह से ये यहाँ से एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं था, तो ये लोगों को माइग्रेट करना पड़ा, या तो थोड़ा इधर माइग्रेट हुए या तो इधर माइग्रेट। और ये एविडेंस जो है वो पूरा कोई भी कई प्रॉक्सीज से मिलता है। इवन अगर आप आर्कियोलॉजी जानते हो तो लेयर बाय लेयर एक्सक्वेशन, जो लेयर नीचे होगी वो पुराना है, जो लेयर ऊपर होगी तो वो नया। तो नीचे वाली लेयर में व्हीट के एविडेंस ज्यादा मिले हैं, ऊपर वाली लेयर में जब जाते हैं तो बार्ले के ज्यादा मिले हैं, जौ के ज्यादा मिले हैं। तो आप अगर खेती जानते हो तो व्हीट जो है वो जहाँ पानी ज्यादा होता है वहाँ मिलता है, बार्ली जो होता है या मिलेट्स जो होते हैं वो ऊपर वाले में मिले। तो ये अपने आप में दिखाता है जैसे 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 टाइम बीतता गया वहाँ पे एरिडिटी, सूखा जैसी सिचुएशन, पानी कम होना शुरू हो गया। तो कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो खत्म नहीं हुई है, दे माइग्रेटेड फ्रॉम दैट पार्ट, क्योंकि अब मानसून ज्यादा एक्टिव सेंट्रल जो मिड इंडो गैंगेटिक प्लेन था वहाँ पे था, तो वो वहाँ से माइग्रेट करके यहाँ। फिर कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं वहाँ कितना बढ़िया स्नान घर बनाए, ग्रेनरी बनाए। इनफैक्ट उनका जो जितना बढ़िया टाउन का आर्किटेक्चर है ना वो आज इंडिया के किसी भी शहर का जितना बढ़िया उस समय उन्होंने बनाया। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि बाद में क्यों नहीं बनाया। कुछ लोग कहते हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आप जब स्कैटर हो गए और आप खेती करने लगे, ईच इंडिविजुअल यूनिट वाज सेल्फ सफिशिएंट। एक गांव जो था वो सेल्फ सफिशिएंट था, तो उनको उस तरह का कोई हायरार्की या सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। एनीवे, तो बहुत लंबी कहानी है। मैंने बताया था नेचर में भी है 200 years सिविलाइजेशन, ये आया था 2014 में। अब इंडिया में भाई लोग हर 2 साल पे नेचर और साइंस में छापते हैं यही चीज। 3 साल पहले IIT खड़गपुर वालों ने भी यही चीज कही कि बड़ी डिस्कवरी की सूखा हुआ था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म। बट ये साइंटिस्ट बहुत पहले से जानते हैं। सो नाउ 2000 BC, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप देखिए जो भी एरिया येलो है वो सारे हंटर गैदरर हैं, और 2000 BC का मतलब खाली 4000 साल पहले। 4000 साल पहले इमेजिन करो, जो भी वायलेट ग्रीन है, जो भी येलो है, वो वहां पे अभी एग्रीकल्चर नहीं थी और सब हंटर गैदरर। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट आप देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ का इंडीज में मैंने बताया था एग्रीकल्चर ऑलरेडी डिस्कवर हो गई थी। पूरा अफ्रीका जो है वो वैसे ही था। पूरा जो यूरोप का जो ऊपर वाला पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया वैसे ही था। तो ये एग्रीकल्चर में यहाँ ये जो जोन है नोमैडिक पास्चुरलिज्म इसलिए होता था कि वो एरिड था। मैंने अभी भी गुजरात और राजस्थान में पास्चुरलिज्म है, तो वही चीज है। बाकी हमारा पूरा इंडिया और चाइना जो था वो एग्रीकल्चर बेसिक हो गई। ओके, अब हम इन सब चीजों को थोड़ा कर रहे हैं। मैं 5 मिनट में बैठ रहा हूँ, जो इंटरेस्टिंग है दंडकारण्य। महाभारत की कहानी सुना है, कौरवों से पांडवों ने जमीन मांगा वनवास के बाद, तो उन्होंने कहा सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, हटा दिया। वो लोग दंडकारण्य में गए, उन्होंने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। कहा जाता है ना कि अर्जुन ने बाण मारा और वो जंगल जल गया। तो बहुत सारे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि दिस इज ए टिपिकल काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हंटर गैदरर एंड एग्रेरियन सोसाइटी। आपको जमीन चाहिए, जमीन किसके पास है? ट्राइबल्स के पास है, उनका जंगल है, उनकी जमीन है, उनका सब कुछ है। आज भी हम वो स्ट्रगल को देख रहे हैं। अब आप बताओ कि जंगल को जमीन खेती के लिए बनाने के लिए सबसे इजी क्या होता है? जला दो। तो अर्जुन ने वही किया। अब वो जो कहते हैं ना तक्षक और क्या नाग और ये सब सबको मर गए थे, दे वर एक्चुअली ट्राइब्स। वो सांप नहीं मरे थे। वो आज भी नागवंशी लोग होते हैं, आज भी सूर्यवंशी लोग होते हैं,
मेरे जैसे रघुवंशी होते हैं तो क्या हम वो थोड़ा है कि हम नाग हैं तो नागवंशी हैं तो नाग हैं, है ना? तो वो वही लोग थे जो ट्राइबल्स थे। एक्चुअली होता था ना कि जो ट्राइबल्स आज भी होते हैं वो एनिमिज्म पे बिलीव करते हैं। उनके देवी देवता जो होते हैं वो कोई प्लांट या एनिमल होते हैं। तो आपको पता होगा कि आर्मी में अभी भी कोबरा बटालियन है। अब उनका ट्रक जाता है तो कोबरा बना रहता है। अब आप या उनके कैप पे कोबरा बना हुआ है, आप देख के कहोगे कि ये कोबरा है। हुआ वही कि जंगल जलाया गया, एग्रीकल्चर, क्योंकि उनको लोगों को सेटल करना था, उनको अपनी राजधानी बनाने की ये सब करना था। तो ये दैट वाज ए काइंड ऑफ क्लासिकल स्ट्रगल बिटवीन हंटर गैदरर्स एंड एग्रेरियन इकोनॉमी या सेटलमेंट्स के लोग। यही रामायण में भी है, यही महाभारत में भी है कि आप एक क्लास है जो कि एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर वाला है, एक क्लास जो है वो जंगलों में रहता है। दोनों में आपस में हमेशा स्ट्रगल होता रहा है। एनीवे, तो ये दंडकारण्य जो है ये कहते हैं कि पहला रिटन इंडिया का स्क्रिप्चर है जिसमें कि आप बात करते हैं कि कैसे क्लैश होता है। और इसकी जो पीरियड महाभारत का लगभग 900-800 BC डेट करते हैं लोग। अब उसमें सब कंट्रोवर्सी है, हम इसके नहीं आना चाहेंगे। तो मैं शायद जहाँ जहाँ इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है बस उतना ही मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। आप 600 to 500 BC में जैनिज्म और बौद्धिज्म आता है। उनका जो मेजर टीनेट्स हैं उसमें अहिंसा है, जीवों पे दया है। इनफैक्ट मैं ज़्यादातर लोगों को चैलेंज करता हूँ कि अगर हिंदी ट्रांसलेशन आपको दे दिया जाए जैनिज्म के मेन टीनेट्स और बुद्धिज्म के, अगर आपको बताया नहीं जाए कि कौन सा कौन है तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ओवरलैप बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। दोनों में जीवों के प्रति दया का भाव है। पहला कंजर्वेशन का रिपोर्ट अपील जो भी कहिए कोडिफिकेशन, ये उसी पीरियड में आता है। आगे अगर आप देखेंगे तो अशोक ने जो लाट अपने लगाए हैं एक आध जगह, ये उसी का ट्रांसलेशन है। 26 years after my coronation, various animals were declared to be protected. There is a large list. Then all four-footed creatures that are neither useful nor beautiful, इन सबको प्रोटेक्ट करना। So my point is कि एग्रीकल्चर पहले ऑलमोस्ट जो फर्टाइल क्रिसेंट के तुरंत बाद इंडिया में आई। कंजर्वेशन के लिए अपील एथिक सबसे पहले आया हमारे पास। फिर अगर और आगे जाएंगे आप तो पहला पोल्यूशन की डिफिनीशन शहर संहिता में विकृति लिखी गई है, आप इसको पढ़ लो। मैं बोलते बोलते थोड़ा थक गया हूँ, मैं पानी पी लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इससे बढ़िया पोल्यूशन की डिफिनीशन जल्दी नहीं मिलेगी। समयाभाव के लिए मैंने केवल एयर पोल्यूशन का कहा, एग्जैक्टली इसी तरह का वाटर पोल्यूशन का भी कहा है। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट पहले एग्रीकल्चर, ऑलमोस्ट पहला कंजर्वेशन एथिक, ऑलमोस्ट पहला डिफिनीशन ऑफ पोल्यूशन, पुनिटिव एक्शन फॉर डिफॉल्टर्स। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि कैसे पनिशमेंट देंगे, कौन कौन सी पोल्यूशन आप करेंगे। तो एक तरह से क्या बोलते हैं लॉ इन्फोर्समेंट। आप 283 BC की बात कर रहे हैं हम ये। फिर मैं आगे सब बढ़ता जाता हूँ। ये एक सिटी है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। क्राउडेड हाउसिंग, ट्रैफिक कंजेशन, नॉइज एंड पोल्यूशन, सीवेज प्रॉब्लम, रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स,
इसमें कोई भी बनारस से लेके दिल्ली से लेके बम्बई कोई भी शहर आप स्टिकर लगा दोगे तो सबके लिए सही होगा, होगा ना। इंडिया का कोई भी मेगा सिटी, चाहे चेन्नई हो, बेंगलोर हो, कोई भी चीज, बेंगलोर भी सबसे आप मॉडर्न मानते हो उसको इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स, क्राउडेड हाउसिंग, ट्रैफिक कंजेशन बेंगलोर का इंडिया का एकदम लैंडमार्क है। वहाँ पे लोग डिस्टेंस को जो है वो किलोमीटर में नहीं बताते, तो कहते हैं कि 1 घंटे में पहुँचेंगे कि 45 मिनट में पहुँचेंगे कि 2 घंटे में पहुँचेंगे। अगर उनसे पूछिएगा घर कितना दूर है, ये नहीं बोलेंगे कि 10 किलोमीटर है, वो बोलेंगे कि 1 घंटा लगेगा। सो दिस वाज रोम उस जमाने में। ये मत सोचिए कि वेहिकुलर पोल्यूशन पहले नहीं होता। आपको पता नहीं होगा, जब कार्स नहीं डिस्कवर हुई थी तो लंदन में हालत ये थी कि अगर आपने कुछ बीबीसी के डॉक्यूमेंट्रीज देखे होंगे या वो कौन से जासूस हैं, शेरलॉक होम्स के मूवीज देखी होंगी, तो जो जाते हैं बगियों में तो नाक दबा के लोगों को चलना पड़ता था। घोड़े की लीद इतनी ज्यादा रहती थी कि इतना स्टिंग पोल्यूशन ऑल दीस थिंग्स। तो पॉइंट इज वेरी क्लियर कि जो भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, ये मत कभी गलतफहमी रहिएगा आप लोग कि बीसी में या 1000 साल पहले, 2000 साल पहले सब कुछ ठीक ठाक था। एवरी टाइम पीपल हैड challenges and these challenges reflected in history. Okay, Roman Empire, already I have explained you desertification, some problems. There was a problem of Black Death roughly around 1368 to 50 C and almost 200, पीक में कहते हैं 200 मिलियन लोग मर गए Black Death। And if you see जो मैंने पहला आपको दिखाया था पॉपुलेशन का, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार आप देखेंगे पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, बीच में थोड़ा सा डिप है, वो डिप इसी को दिखाता है और कहीं नहीं मिलता। तो क्यों हुआ? Because of filth, because of pollution, because of the way people were living in Europe. So this happened, and this also led to Renaissance. Why? बहुत सारे हिस्टोरियन बिलीव करते हैं कि रेनेसा के लिए ये ब्लैक डेथ वाज वन ऑफ द काइंड ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूटर्स। मैं हिस्ट्री उतना नहीं जानता हूँ, मैंने बताया, लेकिन थोड़ा बहुत ये एक्चुअली कहते हैं ना कि इमेजिन ए विलेज इन विच 1000 पीपल आर लिविंग, 1000 लोग रह रहे हैं और एक एक्स क्वांटिटी आपके पास खेत ले गया, 1000 में से 800 लोग मर गए, 200 लोग बचे। अब वो 200 लोगों के बीच में ही वो रिसोर्स बटेगा। अचानक अमीर हो गए आप, आपके फैमिली में क्या हुआ कोई पता नहीं, मैं उसके बैकग्राउंड में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन पर कैपिटा एफ्लुएंस ब्लैक डेथ के बाद बहुत बढ़ गई यूरोप में। जब वो बढ़ी तो जब आपके पास जमीन है, वो है, रिसोर्सेज है, तो क्या करोगे? विलासिता आती है। आप पेंटिंग पे खर्चा करते हो, म्यूजिक पे खर्चा करते हो, आर्ट पे खर्चा करते हो, बड़े बड़े भवन बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो, ये सब होता है ना जब आपके पास इन्फ्लुएंस होता है। तो बंगाली कोई है? आप हैं? बंगाल जो है वो बंगाली रेनेसा की भी बात होती है ना। बंगाल में क्यों इतना रविन्द्रनाथ टैगोर पाते हैं, वहाँ बड़े बड़े पेंटर पाते हैं, बड़े बड़े फिलोसफर्स पाते हैं, बड़े बड़े राइटर्स पाते हैं, नोबेल प्राइज विनर्स पाते हैं। इवन रमन भी वहीं जाके जो उन्होंने काम किया वो नोबेल प्राइज मिला, वो कलकत्ता की ही देन थी। ठीक है, क्यों? वहाँ पे भी विलासिता थी। अब विलासिता कैसे थी मैं बता रहा हूँ कि आप सर थोड़ा बर्दाश्त करिएगा कि आपके पास खेत है, आपकी पूरी जो फूड हैबिट है वो राइस और फिश बेस्ड है ना। गए राइस स्प्रेड कर दिया खेत में, तो बोना होना तो आपके यहाँ पहले
बाउल गा रहे हैं, मजा आ रहा है, मस्ती हो रही है, तो गाना बजाना हो रहा है, खेत में धान उग रहा है, वही में पानी है, उसमें मछली भी हो रही है ना। तो आपका फूड की स्कार्सिटी ही नहीं थी। आपको दिन भर खेतों में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। तो जो गांव का सेटअप था या जो कल्चरल जो होता है ना, आप वो सब सारी चीजें अफोर्ड कर सकते। इमेजिन करिए नॉर्थ इंडिया में यहाँ का किसान, अगर उसने इवन जौ भी लगाया हुआ या कुछ भी लगाया हुआ, तो उसको हरदम उस खेत में रहना है, उसकी निराई करनी है, गुड़ाई करनी है, पानी देना है, तो पूरा परिवार आज भी लगा रहता है। उसके बाद कहाँ थक के शाम को गया, वो खाया, सो गया, ज्यादा से ज्यादा कुछ दारू पी लिया। आपके यहाँ तो दिन भर आप एंजॉय कर सकते थे। रेनेसा इसलिए आया क्योंकि आप लग्जरी में थे, रिसोर्स की लग्जरी में थे। ऐसे ही यूरोप में भी हुआ, जो भी चाहे वो माइकल एंजिलो हो, चाहे वो जमीन, वो भी था। आपके यहाँ क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रांग था कि एक एफ्लुएंट क्लास है, एक लेबर क्लास है, वो गैप बहुत स्ट्रांग था। तो ये सब चीजें आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हो जाएंगे, देन यू बिकम। आपको पता नहीं आप लोगों में कितने लोगों ने, मैं हाई स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में कभी था, तो हमारा एक हिंदी में प्रिस्क्राइब्ड एक बुक होती थी जिसमें श्री प्रकाश जी का एक नावल अरे वो एक गद्य होता था, गेहूं और गुलाब। अच्छा, जिसका भी हो। तो गेहूं गुलाब था। उस समय जो मैंने पढ़ा था, दिल्ली में मुझे कुछ नहीं समझ, खाली रट्टा मार के संदर्भ प्रसंग और वो सब जो लिख दिया, उसका भाव नहीं समझ गया। बहुत बाद में जब मैं थोड़ा यही विलासिता में आ गया, जब मुझे खाने की चिंता नहीं थी कि कहाँ से मिलेगा, तो हम पढ़ना लिखना शुरू कर दिए कि चलो नौकरी मिल गई है तो थोड़ा साहित्य पढ़ा जाए, थोड़ा अब तो इतिहास भी पढ़ते हैं। तो उस समय क्या हुआ कि तब मुझे समझ में आया गेहूं वर्सेस गुलाब का, कि जब आप भूखे हो तो आपकी प्रायोरिटी गेहूं है, जब आपका पेट भर जाता है तब आपको गुलाब में सौंदर्य बोध आएगा, आपकी पेंटिंग में सौंदर्य बोध आएगा, आपको कला अच्छी लगेगी, आपको, है ना। तो यही रेनेसां है सर। ओके, मैंने बताया था कि जंगल सब खत्म हो गए, तो अब हमें लगता है कि सर भी आ गए हैं, टाइम बहुत हो गया है, यहीं पे रुकते हैं। कल हमको फिर से बात करनी है, कल हमारा है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी तो मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, अदरवाइज कल एक दूसरा टॉपिक है, मैं उससे भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि ये एक्चुअली इसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने लिखा है 60 मिनट। तो जैसा श्रोता होता है उस तरह से मैं बात करने की कोशिश 60 मिनट में भी हो सकता है, ये दिन भर भी चल सकता है। ये हरी कथा है, इसको अनंत की तरह से लेना चाहिए। तो मानव का जो नेचर से डायलॉग है वो, अब मैं पहला जो कह रहा था कि एक तो मिथ ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये जो मॉडर्न एज है, ये सब है, इसकी वजह से वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहा है, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सब नहीं है, ये आपको मानना। अगर आप हिस्ट्री जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर टाइम पीरियड में ह्यूमैनिटी को चैलेंजेस रहे और हर टाइम में कोई न कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता गया है, जिसकी वजह से ह्यूमंस को सर्वाइवल हुआ है। अभी आप जैसे ये कहा जाता है इंडिया के लिए कि मैं बस 1-2 मिनट रैपअप करने में थोड़ा धीरे करना चाहिए। तो आप ये बताइए कि कहा जाता है ना कि पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया के लिए, लोग अभी हम सबसे बड़ा पॉपुलेशन हो गए हैं वर्ल्ड में। हमारे लिए कहा जाता है बार बार, कभी डायलॉग होते थे, कहते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल करिए, प्रॉब्लम है सब। Whole of the America and Europe, they are worried कि उनकी पॉपुलेशन निगेटिव में जा रही है, जापान में निगेटिव में जा रही है, सिंगापुर निगेटिव में, जो भी डेवलप्ड इकॉनमी है, टॉप 10-25 डेवलप्ड इकॉनमी, G20 का सब देख लीजिएगा, उसमें 18 ऊपर वाले सभी में पॉपुलेशन माइनस में जा रहा है ना। तो टेस्ला वाले क्या नाम है उनका, एलन मस्क अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, पॉपुलेशन क्रैश
इस सदी की, आगे वाली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होने वाली है। अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा है। आप सोच रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी बिग चैलेंज। हो सकता है ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह से क्रैश कर जाए। जो बाहर हो रहा है, आप देख लो जापान में आपको ओल्ड एज के लोगों को सेवा करने के लिए लोग नहीं मिलते। पूरा यूरोप में जो भी डेवलप इकानमी है, या इवन दूसरी जैसे ग्रीस है, इटली है, आपको पता है इटली में पूरी दुनिया से लोगों को कहा जा रहा है कि $20,000 हम दे रहे हैं, हमारे यहाँ घर खाली पड़े हुए हैं गांव में, आप आइए रहिए, शर्त यह है कि इस घर को आपको मेंटेन करना है। आप भी जा सकते हो, आपको पता है कि नहीं, अखबारों में आप पढ़ते होंगे, आप भी जा सकते हो वहाँ, लेकिन शर्त यह है कि $1 मिलियन वहाँ आपको लगा के सब कुछ ठीक करना है। तो हिंदुस्तानी भाई तो पूरा सौदा देते हैं ना, वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अमेरिकन जिनको लग्जरी है वो जा रहे हैं वहाँ, विलास खरीद रहे हैं गाँव में। तो जापान में, इटली में, अमेरिका के बहुत सारी जगहों पे ये हो रहा है कि गांव के गांव खाली हो जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं हो रहे हैं क्या? हमारे गांव में मैं जाता हूँ, खाली बुजुर्ग लोग मिले हुए, यूथ तो गांव में बचा ही नहीं सर। अगर आप देखिएगा बहुत कम है, जो भी अफोर्ड कर ले रहा है वो अपने बच्चों को शहर में भेज रहा है पढ़ने के लिए। यहाँ तक कि हाफ फैमिली माइग्रेशन वाला एक कॉन्सेप्ट हो गया यूपी बिहार। आधा बनारस के जो टीनेट्स होंगे, आपको पता होगा कि वो हाफ फैमिली माइग्रेशन है। पत्नी यहाँ रह के बच्चों को पढ़ा रही है, संगीन में, संजान में, डीटीएस में, व्हाटएवर। हस्बैंड केवल गाँव में बैठा हुआ है, उसके बाद बढ़िया बोलेरो है या बढ़िया वाली जीप है, बढ़िया वाली गाड़ी है, वो हर 15 दिन पे सर वो कल्ला लाते हैं, सब्जी लाते हैं, आते हैं, 2 दिन घर में रहते हैं, फिर लौटते हैं। तो हम एक अलग तरह की क्राइसिस की बात कर रहे हैं, जो कि आपको समझना होगा, है ना? बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर अगर पूरी दुनिया बूढ़ी हो रही है, पूरी दुनिया बूढ़ी होना शुरू हो गई, हम अभी वन ऑफ द मोस्ट यूथ नेशन है। हमारी एवरेज जो मीडियन होगी लगभग 25 ईयर, 26 ईयर। देन वही एक पॉपुलेशन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट होता है, वो सब हम फिर लंबा चीजें चली जाएगी, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन डिविडेंड की बात होती है, उसकी बात होती है। तो हम अपने आसपास चीज़ों को जो देखते हैं, समझते हैं ना सर, केवल अखबार, मीडिया और सब बड़ा खुले मन से हमको एनालाइज करना। अब बिलीव में जो भी मैंने अभी तक आपसे बात किया वो किसी किताब में या कहीं वो नहीं है, सब मेरे इंटरप्रिटेशंस हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट दिस इज माई वर्जन ऑफ हिस्ट्री विच आई एम वेरी प्राउड टू प्रेजेंट टू यू। और कल देखेंगे कि इसके आगे की जरूरत हो, आगे की बात करेंगे, अदरवाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो है ही, जो भी बात करना होगा।